Good morning, friends. This is Bhupender Singh Rai from CME Institute Ujjain. आज मैं लेकर के आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही बेसिक रूल और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आई प्रॉमिस उस पे से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फ्रूटफुल आपके लिए जरूर लागू होगा। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इंग्लिश के मोड कौन कौन से हैं। तो इंग्लिश के मोड, एक आपका ग्रामेटिकल मोड होता है, एक स्पोकन इंग्लिश का मोड होता है और एक लिटरेचर का मोड होता है। सो लिटरेचर और स्पोकन इंग्लिश को लेकर के मैं आपसे और कभी रूबरू होऊंगा। आज मैं आपसे ग्रामर को लेकर के कुछ बातें डिस्कस करता हूं, इन्हें ध्यान से समझिएगा। टू दी पॉइंट में बातें करूंगा एंड आई होप अगर आप इन्हें दिमाग में रखते हैं तो इंग्लिश में आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन या यूं कह दें कि आपका जो ट्रांसलेशन मोड है वो कभी गलत नहीं होगा। आइए, इंग्लिश में इन चीजों को कहा जाता है आपका सिंटैक्स, या हम ये कहें कि हर भाषा के अंदर एक वाक्य विन्यास होता है जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है आपका सिंथेटिकल ऑर्डर। ये सिंथेटिकल ऑर्डर बहुत ही बेसिक होता है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं हमारी मातृभाषा हिंदी और इंग्लिश का एक बेसिक डिफरेंस है, वो क्या है। मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने लिखा कि राम आम खाता है। अगर फ्रेंड्स इसे मैंने कहा और अगर प्योरली हिंदी मीडियम का अगर कोई स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली आप देखिए कभी कभी ट्रांसलेशन हमारी एसएमएस या हमारी व्हाट्सएप की लैंग्वेज के भी होते हैं। कोई स्टूडेंट अगर ये लिखता है राम के नीचे राम, आम के नीचे आम और खाता और है, आप अच्छे से समझते हैं ये हमारी अंग्रेजी नहीं है। एक सेकंड ट्रांसलेशन का मोड और है जो यदा कदा देखने में आता है, वो भी हमारी अंग्रेजी नहीं हो सकती। किस तरीके से? अगर लिखते हैं आप राम के नीचे राम, आम के नीचे लिखते हैं आप मैंगो और खाता है के नीचे लिखते हैं आप इट्स। आप अच्छे से जानते हैं कि हर भाषा के अंदर एक वाक्य विन्यास है। हिंदी भाषा के अंदर सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आती है। उसी तरीके से अंग्रेजी भाषा के अंदर जो सिंथेटिकल ऑर्डर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। राम आम खाता है तो राम काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट होगा। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं काम कर रहा हूं, इसलिए मैं आपका सब्जेक्ट होगा। वर्ब ऐसे तमाम शब्द जिनसे किसी काम के करने होने का बोध होता है। खाता पीता उठता बैठता, कम गो सिट ड्रिंक रीड राइट, और उनका प्रभाव जहां जाके समाप्त होता है। अगर मैं राम आम खाने का काम करता है तो खाने के काम से कौन सी चीज प्रभावित होती है? आपका आम। आम आप उसको छीलते हैं, आप उसको सक करते हैं, आप उसको पील करते हैं, तो वर्ब से जो चीज प्रभावित होती है वही उसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश इज दिस कि आपके हिंदी भाषा के अंदर जो सिंथेटिकल ऑर्डर होता है सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब का होता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का होगा। तो उसी तरीके से अगर हम इसका सही ट्रांसलेशन करते हैं, राम आम खाता है, अब आप समझ चुके होंगे। अब बनेगा राम, उसके बाद आपकी वर्ब होगी इट्स और उसके बाद क्या होगा आपका मैंगो। तो आइए ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सिंटैक्स जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, एंड आई प्रॉमिस ऑल दीज सिंटैक्स विल बी वेरी हेल्पफुल इन कवरिंग योर competitive examinations also. So many times students couldn't find what is the error in these sentences. न तो उसमें टेंसेस की एरर, नहीं उसमें कोई आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की एरर निकल करके आती है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सिंथेटिकल ऑर्डर को भी हमें देखना पड़ता है। तो कौन कौन से हैं आइए उन्हें समझाता हूं। सबसे पहला है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। उसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल है हमारा मैं आम खाता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और फिर क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं आम खाता हूं, आई ईट मैंगो। तो आप देखते हैं ये आपका सब्जेक्ट है, ईट आपकी वर्ब है और क्या है आपका ऑब्जेक्ट मैंगो। कभी कभी सिंथेटिकल ऑर्डर इस तरीके से भी हो सकता था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और फ्रेज। फ्रेज कहा जाता है वाक्यांश को, वाक्य का एक अंश जिसके अंदर न तो अपनी कोई वर्ब होती है और नहीं कोई इसके अंदर सब्जेक्ट होता है। जैसे बगीचे में, कक्षा में, छत पर। इसी चीजों को मैं इंग्लिश में लूं तो इन द क्लासरूम, इन द प्लेग्राउंड, ऑन द रूफ, इन द स्काई, लेट इन नाइट। इस तरह की जो चीजें हैं जिनके अंदर न तो सब्जेक्ट है न वर्ब है, ये कहलाती हैं आपकी फ्रेजेस कहलाती है।
आइए इसे मैं समझाता हूं एक नए सेंटेंस से। इस सेंटेंस से मैं बगीचे में आम खाता हूं। हमेशा याद रखिएगा सिंथेटिकल ऑर्डर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और फिर फ्रेज आनी चाहिए। तो सब्जेक्ट है इसके अंदर आपका मैं, तो आई ईट मैंगो। अब यहां आप कहां खाते हैं, तो बगीचे में, तो क्या होगा उसका, इन द गार्डन। तो ये आपका सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और इन द गार्डन ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा, फ्रेज होगा। आइए नेक्स्ट हम यहां पर समझते हैं। यहां मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आईओ। आईओ का मतलब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सामान्यतः आपका सजीव होता है, लिविंग बींग्स होती है। एक होता है डीओ। डीओ का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सामान्य तौर पर निर्जीव होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। और फ्रेज मैं आपको बता ही चुका हूं। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप अपनी वर्ब से दो प्रश्न कर सकते हैं। व्हाट का प्रश्न करने पर, क्या का प्रश्न करने पर आपको हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और ये हमेशा होता है आपका निर्जीव, नॉन लिविंग। वर्ब से जब आप whom का प्रश्न करते हैं तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और ये सामान्यतः क्या होता है आपका सजीव। आइए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। तुम कक्षा में राम को पत्र लिखते हो। तुम कक्षा में राम को पत्र लिखते हो। यहां मेरी जो वर्ब है वो है लिखना। अरे भाई मैंने प्रश्न पूछा, तुम राम को क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट टू राम। तुम राम को क्या लिखते हो, तो उसका आंसर मुझे निकल करके आता है कि मैं उसे पत्र लिखता हूं। तो ये नॉन लिविंग है, ये क्या होगा मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तुम पत्र किसे लिखते हो, whom do you write letter। तुम पत्र किसे लिखते हो, तो आंसर मिलेगा मुझे कि राम को लिखता हूं। ये क्या होगा आपका इनडायरेक्ट। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लिविंग। राम सजीव है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका लेटर है जो कि क्या है, नॉन लिविंग है। तो आइए जब हम इसे ट्रांसलेट करें तो इन चीजों को दिमाग में रखते हुए हम काम कर सकते हैं। इसे जब आप बनाएंगे तो बनेगा यू, लिखने के लिए आता है राइट। यू राइट अ लेटर टू राम। यू राइट अ लेटर टू राम। अब उसे कहां लिखते हैं वो पत्र, कक्षा में। तो ये हो जाएगा यू राइट अ लेटर टू राम इन द क्लास। आप क्लास में राम को पत्र लिखते हैं। यहां पर फ्रेंड्स ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं, लेटर जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि नॉन लिविंग है, और जो लिखा है हमने राम, दिस इज ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, ये होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि वो क्या है, लिविंग है। बाकी सब्जेक्ट वर्ब और ये पूरा का पूरा आर्टिकल हो, आर्टिकल के साथ में। हमेशा याद रखिए अ लेटर, एन लेटर, द लेटर, इस तरीके के, या कभी भी डिटरमिनेंट के साथ में अगर आपकी कोई नाउन आती है, सम लेटर्स, एनी लेटर्स, अ फ्यू लेटर्स, इस तरह की चीजें, माय लेटर, योर लेटर, वो सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लीजिएगा सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फ्रेज। वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि यहां ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में रिप्लेस हो सकते हैं। पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं यू राइट राम अ लेटर, फिर आपको टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले जो तीन है वो काफी महत्वपूर्ण है। बिफोर गोइंग थ्रू दिस थ्री एग्जांपल, लेट मी क्लियर वन थिंग। मैं यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत ही माइन्यूट चीजें हैं जिसे हम कहते हैं एडवर्ब, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एडवर्ब को हिंदी में कहा जाता है आपका क्रिया विशेषण। ये वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है, और ये हो सकते हैं आपके स्थान बताने वाले। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस में हो सकता था आपका हियर, देयर, एवरीवेयर, इन द क्लास, एटसेट्रा। इस तरह की चीजें जो कि आपके स्थान को बताती है, ठीक है, इन या इनसाइड, आउटसाइड। फिर है आपका मैनर। अधिकतर एडवर्ब जिसमें एलवाई लगता है, फॉर एग्जांपल SECRETLY सीक्रेटली, है ना, SILENTLY साइलेंटली। आप लिख सकते थे आप ब्रेवली, आप लिख सकते थे फास्ट, आप लिख सकते हैं स्लोली, आप लिख सकते हैं हार्ड। इस तरह की जो एडवर्ब्स हैं जो किसी भी काम के करने के तरीके या ढंग को बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर है एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास होती है। जितने भी आप अपने देश के नाम लिखते हैं, संडे,
मंडे, ट्यूसडे, इस तरह की बातें, जितने भी आप ईयर्स लिखते हैं इस तरह की बातें आप इसके साथ साथ लिख सकते हैं। एगो आप लगा सकते हैं, बिफोर आप लगा सकते हैं, डेली आप लगा सकते हैं, एवरीडे, है ना, इस तरह की चीजें। लास्ट में आता है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, किसी भी चीज का ऑकरेंस कितनी बार हो रहा है। इसके लिए जनरली आप यूज कर सकते हैं ओकेजनली, आप यूज कर सकते हैं समटाइम्स, आप यूज कर सकते हैं रेयरली, आप लिख सकते हैं अपना वंस, ट्वाइस, थ्री टाइम्स, इस तरह की चीजें जो कहीं ना कहीं किसी चीज की बारंबारता को बताती है कि आप उस काम को कितनी बार करते हैं। ऑलरेडी ये जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब आपकी फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। सो कीप इन माइंड, P स्टैंड्स फॉर प्लेस, M स्टैंड्स फॉर मिनट, मैनर, T स्टैंड्स फॉर टाइम एंड F स्टैंड्स फॉर योर फ्रीक्वेंसी। जब आपके पास अब सेंटेंस इतने टिपिकल हो, मैं प्रतिदिन कक्षा में जोर जोर से पुस्तक पढ़ता हूं, आप अच्छे से जानते हैं काम करने वाला सब्जेक्ट होगा, पढ़ता, लिखता, उठता, बैठता वर्ब, और पढ़ने का काम जब आप समाप्त करते हैं तो कौन सी चीज प्रभावित होती है, पुस्तक, ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब बात आती है हमारी एमपीटी की। हम ढूंढेंगे आप उस काम को प्रतिदिन, है ना, जो कि प्रतिदिन जनरली जो है आपका आएगा, ये होगा आपके टाइमिंग में, कक्षा में, बगीचे में, स्कूल में, मैदान में, ये सब आपके प्लेस को शो करते हैं। और जोर जोर से, चुपके से, धीमे धीमे, डर डर के, है ना, इस तरह के जितने भी हैं ये सब कहलाते हैं आपके मैनर्स को शो करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको अपने सेंटेंस में कोई एरर नहीं दिखाई दे तो ट्रांसलेशन में याद रखना होगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, कि टीपीएम पैटर्न नहीं होता है। वहां एक ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो मैंने यहां लिखा है, वो है आपका एमपीटी। जब कभी भी ट्रांसलेशन हो तो याद रखिएगा, सबसे पहले मैनर्स आएगा, फिर प्लेस, और फिर क्या आएगा आपका टाइम आएगा। और इसके अकॉर्डिंग जब आप फ्रेंड्स इसको ट्रांसलेट करते हैं तो निकल करके आएगा आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। उसके बाद आएगा आपका मैनर्स, आई रीड अ बुक लाउडली, आई रीड अ बुक लाउडली। उसके बाद वो काम आप कहां करते हैं, कक्षा में, तो ये होगा आपका इन द क्लास। और उसके बाद टाइम होगा आपका डेली। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को ये बात गले नहीं उतर रही होगी, क्योंकि वो जनरली डेली वर्ड को आगे बोलते आए हैं, आई रीड अ बुक डेली, आई रीड अ बुक डेली इन द क्लासरूम, ठीक है। लेकिन अगर आपको 12th या जस्ट जूनियर लेवल पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का हिस्सा बनना है तो आपको इस चीज को पूरी तरह से स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। यहां होगा आपका एम, ये होगा पी, और ये होगा आपका टी। उसी तरीके से अगला एक सिंटैक्स होता है। अब यदि आपके सेंटेंस में एमपीटी में से यदि आपके पास सिर्फ मैनर्स और प्लेस हो, क्या हो, सिर्फ मैनर्स ऑफ प्लेस, तो कभी भी एम और पी नहीं आता, वहां आपको लिखना पड़ता है प्लेस एंड मैनर्स। जब आप ट्रांसलेट करते हैं कि रिया चुपके से कक्षा में आम खाती है, तो मैंने यहां पर लिख भी रखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लेस और उसके बाद मैनर्स। तो कीप इन माइंड, जब कभी भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्लेस और मैनर्स हो तो उनका जो सीक्वेंस है उस सेंटेंस में ट्रांसलेशन का वो यही होना चाहिए। जब आप इसे बनाएंगे तो बनेगा सेंटेंस रिया इट्स मैंगो, ठीक है, रिया इट्स मैंगो। अब वो काम कहां करती है कक्षा में, तो इन द क्लास। और कैसे करती है, चुपके से, तो सीक्रेटली, इस तरीके से। तो यहां आप देखेंगे इन द क्लासरूम या इन द क्लास, ये आपका होगा प्लेस और ये होगा आपका मैनर्स। अगर आपने इसको ऐसा बना दिया रिया इट्स मैंगो सीक्रेटली इन द क्लास, बोलने में तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन रिटन इंग्लिश की जब हम बात करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर या सही वे में ट्रांसलेशन की, तो यू शुड कीप इन माइंड only one and only one thing, that is your P and M. P stands for place, M stands for manners. The last thing, this is little bit different. जब कभी आपके सेंटेंस में, ठीक है, आपके सेंटेंस में टाइम दिया हुआ हो, प्लेस दिया हुआ हो और किसी काम की फ्रीक्वेंसी दी हो, इसको कितनी बार किया, तो फ्रेंड्स टीपीएफ
ठीक है, आपका एफपीटी ऐसा कोई भी तरीका उसके अंदर काम नहीं करेगा। आपका ये सीक्वेंस भी गलत, ये सीक्वेंस भी गलत, तो फिर सही सीक्वेंस क्या है? सही सीक्वेंस होता है आपका उसके अंदर पीपीएफ, दिस इज पीएफटी। ये सीक्वेंस आपका सही है, न कि आपका अगर आप इसको एफपीटी भी कर देते हैं तो ये भी क्या होगा, आपका गलत माना जाएगा। तो आइए देखते हैं इस एग्जांपल से। राम एक माह में 2 बार विद्यालय में गीत गाता है। राम आपका सब्जेक्ट हुआ, गाता, नाचता, बजाता ये सब वर्ब है, और गाने का काम कौन प्रभावित होगा? वो सॉन्ग, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब एक माह में ये आपका टाइम हुआ, 2 बार, 3 बार, कई बार, कभी कभी, हमेशा, है ना? इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं वो मैं ऑलरेडी इंग्लिश में लिख चुका हूं। ऑकेजनली, समटाइम्स, रेयरली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 3 टाइम्स, इस तरह की चीजें। और ये क्या होगा आपका प्लेस। जब आप ऐसे ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो राइट वे में ट्रांसलेशन निकल करके आएगा आपका राम sings a song, राम sings a song। उसके बाद आता है, अब आपका जो ट्रांसलेशन का तरीका है वो होता है आपका पीएफटी। सबसे पी का मतलब होता है प्लेस, तो हो जाएगा इन द स्कूल, ये हुआ पी। उसके बाद एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, या जिसे आप लिखेंगे ट्वाइस, और फिर हो जाएगा इन अ मंथ। इस तरीके से तो ये है आपके करेक्ट वे में ट्रांसलेशन के मोड। तो एक बार फिर समझ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपने सीखी है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। दूसरी मैंने सिखाई, अगर आपके पास फ्रेज है तो पीछे की तरफ आएगी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और फ्रेज। तीसरा जो सिंटैक्स जिसमें कि डबल ऑब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप कोई भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपकी फ्रेज आएगी। अगला एक सेंटेंस जिसका सिंटैक्स मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें यूज करना होगा आपको हमेशा एमपीटी। अगर 3 एडवर्ब हैं तो उन 3 एडवर्ब का जो सीक्वेंस है, पहले मैनर्स होगा, फिर प्लेस होगा, फिर टाइम। अगला जो एक सिंटैक्स बताया जिसमें अगर आपके पास सिर्फ मैनर और प्लेस हो तो पहले प्लेस और फिर मैनर्स होगा, एंड द थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर पीएफटी। यदि उसमें प्लेस हो, फ्रीक्वेंसी हो और टाइम हो तो पीएफटी इसी सीक्वेंस का आपको फॉलो करना है। तो दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर फॉर यू फॉर द improving your grammatical error, and we can say for the translation practice. I hope you like this thing, और पुरानी तमाम लेक्चर्स की तरह इस लेक्चर्स को भी इतना अच्छे से देखने के लिए, थोड़ा समय देने के लिए